हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की जीव विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका शुरुआत हो रहा है आज से जीव विज्ञान, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैम है आपकी। ठीक है, 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। चैप्टर नंबर 1 है आपका जैव प्रक्रम, क्लास 10th का। ये सभी बातें क्लियर हो गई। देखिए, आप यूपी बोर्ड के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल। ठीक है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों जिसमें आपके अब की बार से यूपी बोर्ड में स्पेशली 20 प्रश्न आपके आएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसी के बेस पर हम आपके लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। बायोलॉजी की क्लास आपको और भी अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि आपको जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको कराए जाएँ, जिससे कि बहुविकल्पीय कोई भी सॉलिड नंबर होता है। देखो, जो MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सॉलिड नंबर होता है। अगर आपका 1 मार्क्स का है, सही तो सही, गलत तो गलत, लेकिन सही हो जाएगा तो पूरा का पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। अगर 20 नंबर के MCQs आपके साइंस में आएंगे, ठीक है, साइंस में अगर आपके 20 नंबर के MCQs आते हैं तो आपको अगर सही टोटल कर देंगे तो 20/20 आपको टोटल यहाँ से मिलेगा। इसी को हम देखते हुए आपके लिए जीव विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं। ये किसी भी स्टेट बोर्ड के हों जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसको देखते हुए शुरुआत किया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये क्लास आपके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। इस क्लास को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लस अपना फीडबैक किसमें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आपको ये जो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ़ हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमीबा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यूग्लिना और चौथा ऑप्शन दिया गया है सभी। एक कोशिकीय की बात करें तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय का भी उदाहरण पूछा जाता है तो बहुकोशिकीय में हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक। दूसरा हो जाएगा मानव आ जाएंगे बहुकोशिकीय में। ठीक, मानव आ जाएगा और हाइड्रा भी बहुकोशिकीय में आ जाएगा। ठीक, हाइड्रा भी बहुकोशिकीय में आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। ठीक, तो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया है क्लोरोफिल, तीसरा दिया गया है सूर्य का प्रकाश और चौथा दिया गया है सभी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है हरित लवक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। अगर क्लोरोफिल के कोशिकांग की बात करें तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हरित लवक। ठीक, आइए हम इसमें और देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर देखिए केंद्रक को क्या कहते हैं? तो केंद्रक, सबसे पहले देखते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। लेकिन अभी यही पूछ लेता कि कोशिका खोज किसने की थी, तो वहाँ कोशिका खोज में आ जाते रॉबर्ट हुक। कौन आ जाते? रॉबर्ट हुक आ जाते। रॉबर्ट हुक कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक, 1665 ईस्वी में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्या है? चौथा है। इसमें पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन दिया गया है विटामिन सी। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं
विटामिन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन। क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, एक होता है बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, जिसमें ए, डी, ई और के होता है। तो विटामिन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। एक हुए वो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा हुआ वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पूछा क्या गया है? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। विटामिन ए के रासायनिक नाम के बाद थायमिन हो जाएगा। अगर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्यूनॉन। क्या हो जाएगा? फिलोक्यूनॉन हो जाएगा। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरा ऑप्शन क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक, विटामिन डी का हो गया। विटामिन इसके बाद सी बचता है, तो विटामिन सी का क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल। ठीक, तो विटामिन ए का क्या हुआ? विटामिन ए का हुआ थायमिन। विटामिन के का क्या हुआ? फिलोक्यूनॉन। विटामिन डी का हुआ कैल्सीफेरॉल और विटामिन सी का हुआ एस्कर्बिक अम्ल। ठीक, चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पहला है जल का संवहन करना, दूसरा है भोजन का संवहन करना, तीसरा है अमीनो अम्ल का संवहन करना और चौथा सभी। तो जाइलम दिया गया है, तो जाइलम का जल से संबंध होता है, इसलिए हो जाएगा जल का संवहन करना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है? देखो 6 नंबर कह रहा है पल्मोनरी सिरा खुलती है तो दाहिने अलिंद से, बाएं अलिंद से, बाएं निलय से या दाहिने निलय से। अगर हम बात करें पल्मोनरी सिरा की, तो ये बाएं अलिंद से खुलता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दायां अलिंद क्या? दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा होता है? तो त्रिवलनी कपाट लगा होता है। कौन सा कपाट लगा होता है? त्रिवलनी कपाट लगा होता है। लेकिन अभी यही पूछ ले बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में तो कौन सा कपाट लगा होता है? कौन सा? तो द्विवलनी कपाट यहाँ पर लगा होता है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा होता है? तो त्रिवलनी कपाट लगा होता है। और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा होता है? तो द्विवलनी कपाट लगा होता है। ठीक, चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विद्युत हृदय लेखन की खोज किसने की थी? ठीक, विद्युत हृदय लेखन को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ECG और जी बोल देते हैं। ठीक, ECG का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसे भी क्या कह रहा है। तो इसे क्या कह रहा है? विद्युत हृदय लेखन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन अल्टमान है, दूसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तीसरा है डॉक्टर इंथोआन और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर विद्युत हृदय लेखन की बात करें तो इनमें डॉक्टर इंथोआन आ जाएंगे। ठीक, ये किसकी खोज किए थे? विद्युत हृदय लेखन की खोज किए थे। अगर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम, क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से एक एंटीबायोटिक प्राप्त किए थे जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन नाम है। पेनिसिलिन नाम। अगर पूछा जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज किए थे तो पेनिसिलिन की खोज किए थे। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो पूछा गया है मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए पूछा गया है कि लार ग्रंथियों की संख्या क्या होती है? तो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 4 जोड़ी। तो इसमें जो होता है
लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। ठीक, तीनों जोड़ी के नाम देख लो। तीनों नाम क्या होते हैं? पहला होता है सबलिंगुअल। ठीक, पहला होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, और दूसरा होता है पैरोटिड, दूसरा होता है पैरोटिड, दूसरा होता है पैरोटिड, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी। तीसरा होता है, यहाँ देख लीजिए, तीसरा होता है सब मैक्सिलरी। ठीक, अगर इसमें पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी होती है लाल ग्रंथि, तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी पैरोटिड लाल ग्रंथि, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और छोटी की बात करें तो सबसे छोटी हो जाएगी सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी लाल ग्रंथि हो जाएगी। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वां नंबर कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है आहार नाल और चौथा है वृक्क। तो इसमें मनुष्य के उत्सर्जी अंग की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें वृक्क आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्या कह रहा है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्माकुंचन, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है परिसंचरण, और चौथा ऑप्शन है हमारा अवशोषण। ठीक, अगर बात करें आहार नाल के पेशीय संकुचन को तो कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक, कर्माकुंचन कहते हैं। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में जो भोजन जाता है वो टूटते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि परिसंचरण की, तो परिसंचरण क्या होता है? तो परिसंचरण क्या होता है इसे देख लीजिए। शरीर में तरल पदार्थों का वाहन क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तरल पदार्थों का वाहन क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। ठीक, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? ठीक, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? देखो, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन एवं वसा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इसमें बात करें अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अग्नाशयी रस में किसके पाचन में सहायक होता है अग्नाशयी रस? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायक होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, ठीक, बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से और दाएं निलय से। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है, देखो कहाँ से आता है? तो ये बाएं अलिंद से आता है। किससे आता है? बाएं अलिंद से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किसमें होता है? पहला है जड़ों द्वारा, दूसरा है पत्तियों द्वारा, तीसरा है तनों द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवण दिया गया तो जाहिर सी बात है इसमें जड़ों द्वारा होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है रंध्र का संबंध है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रासरण से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृद्धि से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गति से और चौथा ऑप्शन दिया गया वाष्पोत्सर्जन से। तो इसमें रंध्र का संबंध किससे हो जाएगा? रंध्र का संबंध वाष्पोत्सर्जन से हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें वाष्पोत्सर्जन का लगभग कितना प्रतिशत भाग रंध्रों द्वारा होता है? इसमें कितना हो जाएगा? 80%। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या कह रहा है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? पहला है एंजाइम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लार और चौथा है पित्त रस। तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन लार हो जाएगा। इसमें एंजाइम की बात करें तो ये जैव उत्प्रेरक। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। किससे? अमीनो अम्ल से। और पित्त रस की बात करें
तो पित्तरस कहाँ से निर्मित होता है? तो यकृत से। पित्तरस कहाँ से? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। तो ये रही आज का हमारा 15 क्वेश्चन। अगले वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।